इक्वेशंस हम लोगों को मिला था, जैसे कि E एज अ फंक्शन ऑफ R विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into small r divided by r square plus a square whole to the power 3/2। ये वाला इक्वेशन था कि अगर किसी सर्कुलर चार्ज लूप के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r होता है फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो दिस वाज द फॉर्मूला, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फिर ये देखा है कि एट अ डिस्टेंस फार अवे जो हमारा इक्वेशन है दैट रिड्यूसेस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड होगा। फिर ऑल्सो वी केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग दैट एट r इज इक्वल टू प्लस और माइनस a/√2, हम लोगों को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट बिकम्स मैक्सिमम, राइट। ओके, अब ये चीजों को आप लोग जरा अगर देखते हो तो पता चलेगा कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r, उसके साथ उसका वेरिएशन कैसा है, इन इक्वेशन 1 आप लोग देख सकते हो कि दैट वेरीज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि r को अगर तुम चेंज करते हो बाय 2 यूनिट्स सपोज, तो E कैसे चेंज होगा, तो आपको आप लोग देख सकते हो कि as r is changing by 2 units, E shall also change by 2 units because it is directly proportional। पर अगर आप लोग यहां पे देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में जो रिलेशन है that is your somewhat like this inversely with 1/r square, है ना। अच्छा, तो अभी अगर आप लोगों ने इन तीनों को यूज करके, लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को यूज करके अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया, वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर डिस्टेंस r, वो ग्राफ दिखने में कैसा होगा जरा। अच्छा यस, वन मोर थिंग कि अगर मैंने आपको पूछा होता कि एक सेंटर में क्या करोगे, देखो भाई कि सेंटर में जो होता है दैट इज, अगर आपने एक सर्कुलर लूप ड्रॉ किया जिसका रेडियस स्मॉल a है, दिस इज द सेंटर, आपको P पे निकालना होता है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, राइट। एट द सेंटर r इक्वल टू 0 हो जाता है। एट सेंटर r 0 होगा तो E एट सेंटर दैट आल्सो बिकम्स 0, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग ये चार इक्वेशंस को लेके काइंड ऑफ एक ग्राफ बनाएंगे। देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला दिस इज रिप्रेजेंटिंग r इक्वल टू 0, तो आप लोग देख सकते हो कि r इक्वल टू 0 में E 0 बन रहा है, तो यहीं पे होगा। उसके बाद आप लोग जैसे जैसे r को इंक्रीज करते रहोगे, क्योंकि सेंटर में r 0 होता है तो E 0 होता है, तो उसके बाद आप लोग जैसे जैसे r को इंक्रीज करते जाओगे E shall also increase, क्योंकि आप लोग O से बाहर जा रहे हो ना, तो आप लोग अगर r को इंक्रीज करते हो तो E तो इंक्रीज ही होगा। सो द ग्राफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हेंस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज़ ये जो फॉर्म है ये y इक्वल टू mx का फॉर्म ले रहा है ना। अच्छा, और एक बात देखो, ये ग्राफ इंक्रीज होते होते एक सर्टेन पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, है ना। तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम बन रहा है दैट इज ऑब्वियसली r इज इक्वल टू a/√2। अगर आप लोग ग्राफ को उधर बनाते तो आप लोग -a/√2 ले लेते, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साइड में, राइट। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम बन रहा है मैंने उसको बोल दिया दैट इज योर em, दैट इज E मैक्सिमम, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ये जो r/√2 का जो आया था, ये जो a/√2 जो आया था, एक सर्टेन पॉइंट पे आप लोगों को मैक्सिमम मिला। अभी अगर आप इस रेड डॉट को, जहां पे लेट अस से कि यहां पे मैक्सिमम होता है, अभी अगर आप लोग इस रेड डॉट को क्रॉस करते रहते हो और दूर जाते रहते हो तो सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि यू आर मूविंग फार अवे। अभी अगर आप लोग बहुत दूर जाते हो तो आपका रिलेशन दिखने में कुछ ऐसा होगा दैट इज E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब E वेरीज इनवर्सली विद r स्क्वायर ना। तो इसका ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होता है, दिस इज द पैटर्न ऑफ द ग्राफ। नाउ लेट मी मेक इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स दैट कि ये वाला जो ग्राफ का पैटर्न है दिस इज नॉट कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्लीज मेक इट श्योर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अगर ग्राफ होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अगर ग्राफ होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, y वेरीज इनवर्सली विद x। ये ऐसा पैटर्न होता है जैसे कि आप लोगों को मिला है
थर्मोडायनेमिक्स में बॉयल्स लॉ एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वैसा ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और वो ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होता था। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर इसका बनाते हो, वो थोड़ा सा देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा ऊपर लिफ्टेड हो रहा है, पर ये एकदम लगते हुए आ रहा है आर के साथ, है ना। तो वो दो अलग अलग चीज है। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ओके, सो हैविंग सेड दिस, अभी हम लोग जरा ये चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे फिजिकली, मतलब फिजिक्स को लगा के, कि एट सेंटर R 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पर ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट। इसके आई मीन द फिजिक्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर लॉजिक कि R 0 होने पर E 0 कैसा होगा। आप लोग इसको उठा सकते हो, आप लोग। ओके फाइन। तो उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि R 0 होने पर E 0 कैसे होता है, उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, फॉलो करना आप लोग जरूर। वो लॉजिक को जिस तरह से है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है ना, ये उसका सेंटर हो गया, है ना। ओके, उसका रेडियस तो ये हो गया, उसका रेडियस ए हो गया। क्योंकि सर्कुलर लूप है तो इसका ओवरऑल चार्ज प्लस होगा। इसका ओवरऑल चार्ज आपने पॉजिटिव लिया है एज पर आवर अजम्पशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग इसको नेगेटिव भी ले सकते हो। अच्छा, अब आपको सिंपल एक बात याद रखना है जो आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ चार्ज और अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग क्या करते हो, एक पॉजिटिव चार्ज, एक +1 चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करोगे, है ना। तो चलो अभी देखो, ये बॉडी का टोटल चार्ज आपके पास क्यों है ना। अब बॉडी कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस बॉडी को एट अ टाइम नहीं कर सकते हम लोग, तो दैट इज वन लिमिटेशन, एंड दैट इज व्हाई वी टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलस, व्हिच अलाउज अस टू से दैट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द एंटायर बॉडी ऑल एट वंस, यू कैन कंसीडर वन पर्टिकुलर पार्ट, से dq। अब हम लोगों का काम होगा कि मैं dq के लिए एक पॉइंट यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो देखो यार, आप लोगों को पहले मैं बता चुका कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, अब ये टोटल पॉजिटिव है तो इसका एलिमेंट्री पार्ट भी पॉजिटिव नेचर का ही होगा। तो क्योंकि और आपने यहां पे निकालना है, तो मैंने यहां पे +1 एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करवा दिया। ओके, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे, तो मैंने उसको DE1 दे दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अगर आप लोग अभी DE1 का मैग्नीट्यूड निकालते हो, अगर आप लोग DE1 का मैग्नीट्यूड निकालते हो, दैट इज गिविंग यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, q by r स्क्वायर, वही kq by r स्क्वायर, where k is basically 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एक काम करते हैं, अगर मैं इसके एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट पे मैंने अगर सपोज एक और dq ले लिया, है ना, उस समय आपको क्या मिलेगा, देखो उस समय आपको दोबारा से सेम चीज होगा कि आपको भी इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो अभी तो इस समय भी क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड अवे, तो अभी वो उल्टा डायरेक्शन में होगा, जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ DE1। और इसका जो वैल्यू होगा वो सपोज मैंने DE2 बोल दिया। अब इस सिचुएशन में अगर आप लोग DE2 को फाइंड आउट करते हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन a स्क्वायर। अब एक बात देखो, आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी का ओवरऑल रिजल्टेंट अगर 0 होता है, उसका मतलब ये होगा कि द वेक्टर्स व्हिच इज आई मीन द अगर रिजल्टेंट वेक्टर अगर 0 हो गया, सो दैट वुड मीन कि जो ओवरऑल वेक्टर्स होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। इसीलिए वो लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट करते होंगे, इसीलिए तब जाके रिजल्टेंट 0 होता है। मैंने क्या बताया, अगर किसी अगर रिजल्टेंट ऑफ सम वेक्टर्स अगर वो 0 होता है, दैट वुड मीन कि जितने भी वेक्टर्स हैं, है ना, उन सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उन सभी का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा, एंड देन दे आर कैंसिलिंग आउट वन अनदर। अब इधर जरा देखो, अब DE1 और DE2 का मैग्नीट्यूड सेम आया, एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। कैंसिल आउट करेगा ना, तो फिर रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 हो गया। जो मेरे को आंसर जो मिल रहा था ना, R 0 होने पर E 0 होता है। ऐसा आप लोग और भी कर सकते हो कि अगर आपने यहां पे सपोज एक एलिमेंटरी चार्ज, अब यहां पे आपने dq ले लिया, तो उसके लिए सोर्स चार्ज दोबारा से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे होगा, इस तरफ होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके लिए मैंने बता दिया सपोज दिस इज योर DE3 हो गया, समझ में आ रहा है। फिर आप लोग अगर इसके एग्जैक्टली सिमेट्रिकली ऑपोजिट पे एक और dq लेते हो,
उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्टेड अवे होगा, लेट अस कॉल इट DE4, है ना। सेम आपको सेम ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द सेंटर तो a है, और चार्ज तो dq है, तो आपको घुमा फिरा के आपको यही एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो बात ये है कि पूरे के पूरे लूप के लिए आप कहीं पे भी कोई dq ले लो, उसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर, सिमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर एक और dq के रहने के वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर में वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो दे देता है, ठीक है ना। So this was the end of the topic for your calculation of electric field due to a circular charge loop. मैं अगले वीडियोस में मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस based on electrostatics and few sums from HCV and other मैं लेके आऊंगा. Till then, take care. Thank you.